नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आज हमारे साथ जबरीमल पारख साहब हैं। आप दिल्ली में रहते हैं, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। वहाँ से रिटायर होने के बाद अब स्वतंत्र रूप से लिखना पढ़ना जारी है इनका, और लंबे समय से लगभग 40 साल से वे सिनेमा पर वैचारिक लेख लिखते आ रहे हैं। सिनेमा पर गंभीर और सिलसिलेवार अध्ययन बहुत कम लेखकों ने किया है। जबरीमल पारख को मैंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, और उनके विचारों से आप लाभान्वित हुए होंगे। एक प्रगतिशील सोच के साथ हिंदी सिनेमा पर लिखना आज के समय में बहुत ही चुनौती भरा काम हो गया है, और मैं अपनी बातचीत का संदर्भ भी पूरा यही रखूँगा कि हिंदी सिनेमा में प्रगतिशील मूल्य और जो सांस्कृतिक आंदोलनों में प्रगतिशीलता रही उसका कितना असर रहा, और इसी संदर्भ में हम लोग प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा की भूमिका भी आंक सकते हैं। तो स्वागत है जबरीमल जी, और हम शुरुआत करते हैं। और सभी जानते हैं कि हिंदी सिनेमा में, चाहे वो मूक सिनेमा हो या उसके बाद का सिनेमा हो, जो फिल्मकार आए वो अपने अपने स्तर पर प्रगतिशील मूल्यों को लेकर के फिल्मों में आ रहे थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1936 के पहले की ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण फिल्में आप देख पाते हैं जिनमें इसके तत्व नज़र आते हों? अजय जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। हिंदी सिनेमा को आमतौर पर मनोरंजन का माध्यम समझा जाता है, और उसके वैचारिक पक्ष पर और ख़ास तौर पर प्रगतिशील आंदोलन, इप्टा या प्रगतिशील मूल्यों का जो प्रभाव रहा है, जो निश्चित रूप से आज हमें कम नज़र आता है, लेकिन जो किसी समय काफ़ी प्रभाव रहा है, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह सही है कि 1936 में जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और 1943 में जब इप्टा की स्थापना हुई, उससे पहले सिनेमा में ऐसे बहुत सारे फिल्मकार आने शुरू हो गए थे जिनके जीवन मूल्य जो थे वो प्रगतिशील थे। आप जानते हैं कि 1936 से पहले जो फिल्में बनती थी, 1931 से पहले मूक सिनेमा बनता था, 1931 के बाद में जो है सवाक फिल्में बनने लगी, और उस समय फिल्में बनती थी कंपनियों के द्वारा, जैसे बॉम्बे टॉकीज़ था, प्रभात फिल्म्स थी, न्यू थिएटर्स था। ऐसे बहुत सारी जो है संस्थाएं थी और जो फिल्म बनाते थे। शुरू में फिल्में लोगों को आकृष्ट करने के लिए माइथोलॉजिकल फिल्में या ऐतिहासिक फिल्में बनती थी, लेकिन एक बार जब सिनेमा की लोकप्रियता बढ़ने लगी और लोग देखने के लिए थिएटरों में जाने लगे, तो इसकी तरफ वे लोग भी आकृष्ट हुए जिन्हें यह लगा कि इसके माध्यम से हम जनता तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। वह बात जो एक तरह से कहना चाहिए कि लोगों में सामाजिक दृष्टि से ऐसे बहुत सारे मूल्यों को जिसे साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता रहा है, उसे सिनेमा के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। और इस काम में ये जो तीन मैंने कंपनियों की बात की, इन तीनों कंपनियों का बड़ा योगदान रहा है। बॉम्बे टॉकीज़ का भी रहा है, न्यू थिएटर्स का भी रहा है, और प्रभात फिल्म्स का भी रहा है। प्रभात फिल्म से बाबूराव पेंटर जुड़े हुए थे, वी शांताराम जुड़े हुए थे, दामले और फतेहलाल जैसे महान फिल्मकार जुड़े हुए थे। इसी तरह से न्यू थिएटर्स के साथ भी आप जानते हैं नितिन बोस, देवकी बोस और विमल रॉय वगैरह जुड़े हुए थे। बॉम्बे टॉकीज जो था, उस बॉम्बे टॉकीज जिसकी स्थापना हिमांशु राय और देविका रानी ने की थी, उनके साथ भी हिंदी उर्दू के बहुत सारे प्रगतिशील लेखक जुड़े हुए थे। तो एक बात तो ये मेरे ख्याल इस पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है। दूसरी बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर प्रेमचंद तक इसके महत्व को समझने लगे थे, और यही कारण है कि प्रेमचंद 1934 में मोहन भवनानी के बुलावे पर बम्बई आए थे और उन्होंने एक मजदूर नाम की फिल्म लिखी थी।
1934 के अंदर, यानी कि प्रगतिशील आंदोलन की स्थापना होने के 2 साल पहले। और मजदूर फिल्म नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक मजदूर समर्थक फिल्म थी, जिसमें मजदूरों द्वारा कंपनी का जो मालिक है, जो बहुत ही क्रूर और उत्पीड़क है, उसके विरुद्ध आंदोलन को कहानी का विषय बनाया गया था। और मजदूर फिल्म पर उस समय प्रतिबंध भी लगाया गया था। अगर ये तथ्य शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मजदूर फिल्म की समीक्षा जो है विदेशों में भी हुई थी और इसकी प्रशंसा भी की गई थी। हालांकि खुद प्रेमचंद बहुत संतुष्ट नहीं थे और उसकी वजह साफ थी, क्योंकि वो साहित्य की जिस दुनिया से आए थे, फिल्म की दुनिया उससे काफ़ी अलग तरह की थी। दूसरी और चीज़ें, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले के भी उदाहरण हमें मिलते हैं। जैसे मूक सिनेमा के दौर में बाबूराव पेंटर ने 1925 में सावकारी पाश करके एक फिल्म बनाई थी, जिसके नायक थे वी शांताराम। और वी शांताराम जो थे, जो बाबूराव पेंटर थे, वो काफ़ी प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे। और उन्होंने जैसा कि नाम आप देखेंगे, ये नाम मराठी में है, हालांकि फिल्म जो है साइलेंट एरा की है। सावकारी पास का मतलब है साहूकारों का बंधन, और वह किसानों का साहूकारों द्वारा जो शोषण होता था उस पर ये फिल्म बनाई गई थी। दिलचस्प ये है कि ये फिल्म 1925 में बनी और ठीक इसी विषय पर प्रेमचंद ने 1936 में प्रेमचंद का गोदान प्रकाशित हुआ था, और वो भी किसानों के कहना चाहिए कि महाजनों द्वारा शोषण पर आधारित था। तो इस तरह से देखें तो उनसे पहले बहुत सारी फिल्में बनने लगी थी। इस संदर्भ में एक और प्रवृत्ति की मैं चर्चा करना चाहूँगा, आमतौर पर उसे छोड़ देते हैं। वो यह है कि ये सही है कि शुरू में धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक फिल्में बनी, लेकिन 1930 के बाद सभा के दौर के अंदर जो फिल्में बनी वो भक्ति आंदोलन से संबंधित फिल्में थी। मीराबाई पर बनी, चंडीदास पर बनी, तुकाराम पर बनी। बहुत सारे ये जो हमारे भक्ति आंदोलन के महान गायक थे, महान कवि थे, उनके जीवन पर आधारित बहुत सारी फिल्में बनी। जैसे चंडीदास फिल्म हिंदी में भी बनी और बंगाली में भी बनी। इसी तरह से मीरा फिल्म जो है तमिल में बनी और हिंदी में बनी, जिसमें MS सुब्बालक्ष्मी जो बहुत महान गायिका थी, उन्होंने तमिल फिल्म में भी काम किया था और हिंदी फिल्म में भी काम किया था। और उसकी पटकथा और संवाद लेखन जो है अमृतलाल नागर ने किया था। इसी तरह से तुकाराम फिल्म बनाई गई थी, जो मराठी में बनाई गई थी। और इन सब फिल्मों का विषय जो था वो या तो समाज सुधार था, जैसे चंडीदास फिल्म जो थी वो एक धोबन और एक ब्राह्मण के बीच की कहना चाहिए कि प्रेम कथा को प्रस्तुत करता है। इसी तरह से मीरा, तो आप जानती है कि मीरा को किस तरह की परिस्थितियों के बीच में से गुजरना पड़ा। ये फिल्में धार्मिक फिल्में नहीं हैं, ये समाज को संदेश देने वाली फिल्में हैं। ये जातिवाद का विरोध करती है, ये ब्राह्मणवाद का विरोध करती है। और इस रूप में आप देखें तो 1930 के बाद लगातार इस तरह की फिल्में बनती रही है। देवदास का उदाहरण लिया जा सकता है, जो 1935 में बनी थी, बंगला में भी बनी, हिंदी में भी बनी, और जिसमें KL सहगल ने काम किया था। और देवदास क्या है, वो सामंतवाद जो ढहरा था, जो पतनशील सामंतवाद था, उस पतनशील सामंतवाद को इन्होंने अपनी कहानी का विषय बनाया। ख़ास बात यह भी है कि ये सब फिल्में जो है, इन फिल्मों में से अधिकांश में स्त्री उत्पीड़न को और स्त्री चेतना में जो जागृति पैदा हो रही थी उसको भी विषय बनाया था। और इस तरह से मैं कहूँगा कि 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होने का कारण ये नहीं है कि अचानक प्रगतिशीलता का उभार आ गया था। प्रगतिशीलता की जड़ें उससे पहले साहित्य में भी और संयोग से, या कहना चाहिए कि सिनेमा में भी रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई थी, प्रतिबिंबित होनी शुरू हो गई थी, जिसके
कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। अगर हम वीडियो अध्ययन करेंगे तो ऐसे और भी कई सारे उदाहरण हमें मिल सकते हैं। तो कह सकते हैं कि पूर्व पीठिका तैयार हो चुकी थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और 36 में उसकी स्थापना ऑफिशियली कर दी गई और उसके बाद से 43 इप्टा के गठन तक ये संगठन सक्रिय भी रहे और इनसे प्रभावित साहित्यकार और संस्कृति कर्मी जो मुंबई आ गए थे उन लोगों को भी एक मंच मिल गया और इप्टा के मंच से जोड़ने के बाद उन लोगों ने सामूहिक किस्म से प्रयास शुरू किए। तो आपको उस दौर की कुछ चीज़ें याद हैं, बता सकेंगे आप कौन से ऐसे महत्वपूर्ण काम हुए? मतलब 1936 और 47 के बीच का पीरियड हम इसमें चर्चा कर सकते हैं। एक तो क्या है कि एक आम धारणा यह है कि हिंदी सिनेमा में प्रगतिशील लेखक तब आए जब प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा 47 के बाद में विखंडित होने लगा था और उनका प्रभाव कम होने लगा था। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, बल्कि इसका एक पक्ष यह है कि जो लोग फिल्मों से प्रगतिशील लोग जुड़े थे वो इप्टा से भी जुड़े, या कहना चाहिए कि जो इप्टा से जुड़े हुए थे या PWA से जुड़े हुए थे उनमें से कई फिल्मों से भी जुड़े हुए थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि बिमल रॉय जो है बाद में जुड़े हों। बिमल रॉय फिल्मों में थे और जब इन संगठनों का गठन हुआ तो वो उसके साथ भी जुड़े। सलील चौधरी थे, रविशंकर जो बहुत बड़े हमारे समय के महान संगीतज्ञ थे वो जुड़े। तो ऐसे बहुत सारे लोग कला की दुनिया के बंगाल से लेकर गुजरात तक और दक्षिण से लेकर पूर्व तक सब जगह ये लोग जुड़े और इनमें से कुछ लोगों ने फिल्मों के साथ भी जुड़े। ये खास बात है। और फिल्मों के साथ क्योंकि उन्हें ये लगता था कि फिल्में एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। बहुत विस्तार से तो कहने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर 3 फिल्मों की चर्चा करना चाहूँगा जो 47 से पहले बनी हैं और जो ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली फिल्म है धरती के लाल। ये 1946 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के जो कहना चाहिए कि इस फिल्म का निर्माण इप्टा के झंडे तले हुआ था। इप्टा ने इसका निर्माण किया था। ये एक बंगाली नाटक जो 1943 का दुर्भिक्ष पड़ा था, उस दुर्भिक्ष को लेकर जो नवान नाम का वो नाटक लिखा गया था उसको आधार बनाकर इस पर फिल्म बनाने का निश्चय हुआ था। और इस फिल्म के डायरेक्टर थे ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास प्रगतिशील आंदोलन और इप्टा दोनों से बहुत गहरे रूप से जुड़े हुए थे। 1943 में जब सम्मेलन हुआ था तो उस समय उन्हें इप्टा का कोषाध्यक्ष भी बनाया गया था। दूसरे व्यक्ति जो इससे जुड़े हुए थे इस फिल्म से वो थे बलराज साहनी। बलराज साहनी जो थे वो थोड़े दिनों पहले ही इंग्लैंड से लौटे थे और वो भी इस फिल्म में से जुड़े। इसके निर्देशन सहायक निर्देशक भी रहे और इस फिल्म में उन्होंने भूमिका भी निभाई थी। उन्होंने भी निभाई थी, उनकी पत्नी दमयंती साहनी ने भी निभाई थी। और दमयंती साहनी ने और भी कई फिल्मों में अभिनेत्री का काम किया था। दमयंती साहनी की बाद में 1947 में संभवतः निधन हो गया था। लेकिन ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि फिल्मों से 47 से पहले ये लोग जुड़ गए थे। धरती के लाल दुर्भिक्ष का जो भयानक दौर था बंगाल में, जिसमें माना जाता है कि 40-50 लाख तक लोग मर गए थे और इतनी भयानक तबाही हुई थी। और वो केवल इसलिए हुई थी क्योंकि वह अनाज जिस पर गरीब आदमियों का हक था, जिससे उनका जीवन चलता था, उस अनाज को न तो सेठों और साहूकारों ने उन तक पहुंचने दिया और न अंग्रेज सत्ता ने पहुंचने दिया। अनाज की कोई कमी नहीं थी, अनाज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग भूखे मर रहे थे। उसी को ध्यान में रखकर ये धरती के लाल फिल्म बनाई गई थी। फिल्म जो है वो मेलोड्रामा शैली में ही बनाई गई, लेकिन उसमें पहली बार
कहना चाहिए कि एक प्रभावशाली रूप में यथार्थवाद का भी हम रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। हालांकि यथार्थवाद साबकारी पात से भी देख सकते हैं, लेकिन साबकारी पात अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन धरती के लाल जो है वो उपलब्ध है। और हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये फिल्म जो है किसानों को या किसान जीवन को नायक बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इस फिल्म की दूसरी विशेषता यह है कि एक बड़ी महत्वपूर्ण कहना चाहिए कि परंपरा जो सिनेमा में हम देखते हैं वो यह है कि अगर हिंदुओं की कहानी है तो उसमें कोई न कोई महत्वपूर्ण पात्र मुसलमान जरूर होगा, और अगर मुसलमानों की कहानी है तो उसमें कोई न कोई हिंदू पात्र जरूर होगा। आप देखेंगे कि धरती के लाल में भी ऐसा ही है। धरती में के लाल में भी रहमान नाम का एक चरित्र है, किसान चरित्र, और वो किसान चरित्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये पहली फिल्म हम कह सकते हैं। इसी साल दूसरी महत्वपूर्ण फिल्म बनी नीचा नगर। मक्सिम गोर्की के नाटक द लोअर डेप्थ्स पर आधारित थी नीचा नगर। ये एक तरह की फैंटेसी फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म का उद्देश्य यही बताना था कि जो पूंजीवादी उत्पीड़न है वो किस तरह से गरीबों के साथ में अत्याचार करता है और उसके विरुद्ध संघर्ष किस तरह से आम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था चेतन आनंद ने। चेतन आनंद खुद प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए थे, इप्टा के मेंबर भी थे। चेतन आनंद ने इस फिल्म को बनाया। जोहरा सहगल जो बाद में काफ़ी चर्चित भी हुई, जोहरा सहगल ने भी इसमें काम किया था। और अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो रविशंकर ने जो है संगीत दिया था दोनों फिल्मों में। तीसरी महत्वपूर्ण फिल्म जो थी वो डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी। डॉक्टर कोटनिस जो थे वो चाइना गए थे हिंदुस्तान से। जब जापान ने चीन पर हमला किया था तो चीनी लोगों की मदद करने के लिए यहाँ से डॉक्टर कोटनिस जो है गए थे, और वहीं पर उनका देहांत हो गया था। तो डॉक्टर कोटनिस के जीवन को लेकर ये फिल्म बनाई गई थी। वी शांताराम इसके निर्देशक थे, और खुद वी शांताराम ने डॉक्टर कोटनिस की भूमिका निभाई थी, और बहुत प्रभावशाली और चर्चित फिल्म थी। ये तीनों फिल्में जो है, इन फिल्मों के साथ में इप्टा के लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो फिल्म बनाने से लेकर उसकी कथा पटकथा, उसमें काम करने वाले लोग, उसमें संगीत देने वाले लोग, ये सभी लोग एक तरह से कहना चाहिए कि फिल्म तो सिर्फ इप्टा ने एक ही बनाई, धरती के लाल, लेकिन उस दौर में ही ये कई फिल्में ऐसी थी जो प्रगतिशील लेखकों, प्रगतिशील कलाकारों के सहयोग से बन रही थी। तो 1946 में मैंने एक साल की इन तीन महत्वपूर्ण फिल्मों का उल्लेख इसलिए किया है कि केवल ये फिल्में नहीं थी, और भी आगे पीछे फिल्में थी, लेकिन इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तेज़ी से सिनेमा के साथ में प्रगतिशील लेखक कलाकार, इप्टा से जुड़े हुए लेखक कलाकार जुड़े रहे थे और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, और वो कंट्रीब्यूशन रिफ्लेक्ट हो रहा था इस बात से कि जो कंटेंट हैं वो प्रगतिशील कंटेंट आ रहा था। वो कंटेंट कौन सा आ रहा था? वो कंटेंट आ रहा था किसानों से संबंधित, वो कंटेंट आ रहा था मजदूरों से संबंधित, वो कंटेंट आ रहा था स्त्री के जागृति से संबंधित, वो कंटेंट आ रहा था जातिवाद के खिलाफ। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1936 में, यानी कि जब पूना पैक्ट हुआ था, उसके सिर्फ 3-4 साल बाद में अछूत कन्या नाम की फिल्म बनी थी, जिसमें एक दलित नायिका और एक ब्राह्मण नायक के बीच में जो है प्रेम कहानी को प्रस्तुत किया गया। उसके 4 साल बाद में फिर एक अछूत नाम से फिल्म बनी। ये संभव नहीं हुआ होता अगर प्रगतिशील लेखकों का, प्रगतिशील कलाकारों का सिनेमा में योगदान नहीं होता। तो इस सब ये कुछ उदाहरण हैं, लेकिन इन उदाहरणों से ये समझ सकते हैं कि सिनेमा के साथ में प्रगतिशील लेखकों कलाकारों ने किस तरह की भूमिका निभानी 47 से पहले शुरू कर दी थी।